हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक क्लोजर लुक द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। यानी कि तुगलक और खिलजी वंश के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने अपना शासन किस तरह से किया और किस तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रियलेबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भी जो दिल्ली सल्तनत के जो अर्लियर किंग थे ना, तो उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान्स आए थे जो स्टार्टिंग में थे, उन्होंने अपनी इस किंगडम को कंसोलिडेट करने में इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लिया था। हमने पहले देखा था कि इंटरनली और एक्सटर्नली एक्सपेंशन उन्होंने किस तरह से किया था। ओके, तो उसके बाद में उन्होंने फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, कंसोलिडेशन के बाद आती है कि शासन किस तरह से करना। एक तो पूरा एरिया को कवर करना, फिर उसके बाद में उसके ऊपर रूल करना। तो वो रूलिंग किस तरह से उन्होंने की, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो द अर्ली किंग्स ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड देयर स्पेशल स्लेव्स। तो जो अर्ली किंग्स थे ना दिल्ली सल्तनत के, जो सुल्तान्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इल्तुतमिश का एग्जांपल दिया गया है, तो वो अपने स्पेशल स्लेव्स लेके आते थे, जिनको हम जैसे गुलाम कह सकते हैं। तो वो अपने गुलाम को लेके आते थे, जिनको पर्शियन लैंग्वेज में बंदगान बोला जाता था। ओके, तो उनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करवाते थे वहाँ पर। तो इसी की देखा देखी जो बाद में आने वाले जैसे खिलजी और तुगलक्स आए थे, तो उन्होंने भी इसी तरह से इन बंदगान को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा। यानी कि पॉलिटिशियंस के रूप में, या कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े ओहदे होते ना, उनके ऊपर इन्होंने इनको रखा था, अपने गुलाम्स को। ये गुलाम्स जो थे, ये बंदगान जो थे, ये स्पेशली क्या थे कि मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मिलिट्री सर्विस के लिए इनको तैयार किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, और ऑफिशियल वर्क के लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये मिलिट्री के उसमें भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्मी का चीफ या कमांडर होगा, उसको वो किसका गुलाम होगा? वो किंग का गुलाम होगा, उसका बंदगान होगा। और वही जो है फिर बाद में वो एक एरिया डिफाइन कर दिया, उस एरिया में अपने रूलिंग करेगा। ओके, तो जो तुगलक और खिलजीज थे, उन्होंने बंदगान के साथ साथ जो एक और काम किया था कि जो लोअर स्टेटा के लोग थे, यानी कि जो जो पीपल बाय द हुम्बल बर्थ, यानी कि जो लोअर क्लास के लोग थे, उनको भी थोड़ा जो है बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस पर बिठा दिया था। तो उनको क्या बोला जाता था? जो हुम्बल बर्थ के पीपल थे, यानी कि जो लोअर स्टेटा के लोग थे, उनको उस टाइम पे क्लाइंट बोला जाता था। ओके, तो इनको हायर पॉलिटिकल पोजीशंस पर बिठा देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, और अपॉइंटमेंट जैसे जनरल की पोस्ट पे दे दिया, गवर्नर की पोस्ट पे दे दिया, इस तरह की पॉलिटिकल पोजीशंस पर इनको बिठा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से किंगडम में इंस्टेबिलिटी होती है। ये स्लेव्स और जो क्लाइंट्स होते थे ना, ये अपने मास्टर के प्रति जो है एक तरह से फेथफुल होते थे। ओके, उनके प्रति इनका बड़ा फेथ रहता था। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि स्लेव्स रादर देन सन्स, मतलब एक फेमस कोटेशन थी उनके बारे में कि अगर एक स्लेव अच्छा है ना, तो वो उसके बेटे से, जो किंग है, किंग के बेटे से भी बेहतर हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया कि ए स्लेव whom one has brought up and the promoted must be looked at for its needs and who lifetime and good luck find a worthy and experienced slave। ये कहता है कि भी एक स्लेव जो है वो अपनी सारी लाइफ मतलब किंग जो है, अगर स्लेव का पालन पोषण, उसका रख रखाव अच्छे से करता है, तो वो स्लेव अपनी पूरी लाइफ किंग के प्रति समर्पित कर देता है, उसके प्रति रख देता है, यानी कि उसकी रक्षा करता है। ओके, और एक अच्छा और एक्सपीरियंस, अनुभवी और योग्य स्लेव मिलना, गुलाम मिलना किंग की खुशकिस्मती होती है। ओके, और इसकी वजह से मतलब एक वाइज मैन कह सकते हैं कि भी एक अच्छा और अनुभवी गुलाम जो है वो एक बेटे से भी बढ़कर होता है। ओके, तो इसलिए जो किंग्स हैं, जो सुल्तान्स हैं, उनको अपने गुलाम्स का पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। ओके, तो ये खिलजी और जनता, ये क्लाइंट्स जो हैं, इनको हायर पॉलिटिकल पोजीशंस पे बिठा देते हैं। क्लाइंट्स देखो ये सर्कल में दिया गया है, क्या बताया कि समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट ऑन हर। तो ये क्या कहता है कि भी ऐसा कोई बंदा जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, या किसी के दूसरे के संरक्षण में रहता है, उसकी प्रोटेक्शन में रहता है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है फुल्ली।
तो वो चीज़ उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो बंदगान और क्लाइंट्स इनको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस पर रखते थे सुल्तान लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या बड़े बड़े ऑफिस में रखते थे, मिलिट्री का कमांडर बना देते थे, ऐसी सिचुएशन होती थी। तो इसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था। और क्रिटिसाइज़ किसके थ्रू किया जाता था, क्रिटिसाइज़ करवाया जाता था जैसे जो इलीट वर्ग के लोग हैं या कह सकते हैं अपर क्लास के लोग थे, जो पहले से मतलब चाहते थे कि उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस मिले, ज़मींदार हो गए, सामंत हो गए, वो लोग जो है इनको क्रिटिसाइज़ करते थे दिल्ली सल्तनत के लोगों को। ओके, तो इसमें ये कोटेशन आती थी कि भी जैसे पर्शियन लैंग्वेज में जो तारीख लिखी जाती है ना, उस तारीख में भी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि दिल्ली सुल्तान जो है फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेज, यानी कि जो लो क्लास के लोग हैं या फिर जो निचले तबके के लोग हैं उनको बड़े बड़े हायर पोजीशंस पर बिठा देते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट उसमें हम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ अब नेक्स्ट है लाइक द अर्लियर सुल्तान खिलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज वेयरिंग साइज। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भी जो अर्लियर सुल्तान थे ना, उनकी तरह तुगलक और खिलजी वंश वालों जो किंग्स थे, उन्होंने भी मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको गवर्नर टेरिटरीज के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था। ओके, और टेरिटरीज डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की थी। तो दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड इक्ता। तो ये जो टेरिटरीज जो जिनको अलग अलग हिस्सों में, देखो दिल्ली किंगडम जो थी, दिल्ली सल्तनत जो थी, वो बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड हो चुकी थी। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि भी हमने मैप में देखा था, आपकी बुक में एक मैप दिया है, उस मैप में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ तक दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, तो उसके बाद ये क्या था कि भी इस दिल्ली सल्तनत पे कमांड करने के लिए, रूलिंग करने के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया एक स्टेट है, इंडिया मतलब पूरा एक कंट्री है, उस कंट्री ने अलग अलग एरिया में रूलिंग करने के लिए या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर स्टेट्स को अच्छे से रूल करने के लिए क्या कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसी तरह की सिचुएशन यहाँ आती है दिल्ली सल्तनत में, अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट साइज दे दिए, और उनके ऊपर कमांडर जो मिलिट्री कमांडर थे उनको क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया उन टेरिटरीज़ का। तो जो टेरिटरीज़ थी अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज़ की, उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था इक्ता। ओके, उनको बोला जाता था इक्ता। अब नेक्स्ट में जो उनके होल्डर थे, यानी कि जो मिलिट्री कमांडर थे जिनको वहाँ पर गवर्नर बना दिया गया था, उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। ओके, दो तरह के नाम बोले थे, कोई कहीं पर मुक्ति बोल देते थे, कहीं पर इक्तादार बोल देते थे। ओके, तो इसके तरह तो जो ये मुक्ति जो होती थी या कह सकते जो इक्तादार होते थे, इनकी ड्यूटी क्या होती थी, इनकी ड्यूटी होती थी कि मिलिट्री कैंपेन को लीड करना। जब भी मतलब एक्सपेंशन के लिए, दिल्ली सल्तनत के का एक्सपेंशन के लिए कहीं दूसरे एरिया पर कब्जा करने के लिए जब जाते थे ना, तो वहाँ पर तो वॉर वगैरह में उनको अपनी मिलिट्री को लीड करना होता था, उसका लीडर बनकर चलना होता था। ओके, सेकेंडली क्या था कि भी जो जिस टेरिटरी में यानी कि जो इक्ता थी, जो एरिया था उनका, उस एरिया में उनको क्या करना था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। और थर्ड क्या था कि भी उसके बदले में उनको क्या मिलती थी कि मिलिट्री सर्विसेज मिलती थी मुक्तीज़ को, जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर था वहाँ से उनको लैंड रिफॉर्म या लैंड रेवेन्यू मिलता था। एग्रीकल्चर से उनको क्या मिलता था, उनसे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था उनका, और उस जो रेवेन्यू कलेक्शन आती थी उससे वो अपनी सैलरी करते थे, और अपनी जो मिलिट्री की जो उनकी आर्मी के पर्सन्स थे उनकी सैलरी भी देते थे। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करती थी। देखो हमने सेकंड चैप्टर में चोलास के बारे में भी ये पढ़ा था कि क्या होता है कि भी एग्रीकल्चर का एरिया से रेवेन्यू आता था, जो ट्रेडर्स थे मतलब व्यापारी वगैरह थे उनसे कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि एग्रीकल्चर से पीजेंट से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था, और उसी से मिलिट्री की सर्विसेज लेनी थी और अपनी सैलरी निकालनी थी, और मिलिट्री पर्सन्स की सैलरी निकालनी थी। ये काम इनका था, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, और दूसरा अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो जस्टिस करना था। ओके, तो ये चीज़ें क्या थी, ये करते थे खिलजीज़ के बारे में। लेकिन तुगलक ने इसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसीजर अपनाया था। तुगलक ने क्या किया था कि तुगलक ने जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम था ना, वो अपने अंडर ले लिया था। तो इन मुक्तीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने ऊपर ले ली थी। वो सारा का सारा सेंटर, मतलब एक सेंटर की स्टेट, जैसे क्या होता है कि भी एक तो स्टेट यानी कि जैसे हरियाणा, पंजाब, इस तरह की जो स्टेट है, ये स्टेट अपने बेस पे अपने एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करे। तो खिलजी के टाइम पे यही होता था कि वो अपने एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ओके, लेकिन जब तुगलक का टाइम पीरियड आया था, तुगलक ने क्या किया था कि
डायरेक्ट कंट्री यानी कि जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया में यानी कि सेंट्रल पावर के पास जो है रेवेन्यू कलेक्ट होके जाता था सारा का सारा, और फिर वहाँ से उनकी सैलरी और सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ओके, तो ये चेंज उनके अंदर हुआ था क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज फॉर्म में यानी कि पूरा का पूरा तुगलक ने अपने अंडर कलेक्शन कर लिया था और फिर वहाँ से वो टैक्सेस पे करते थे। तो ये मुक्तीज जो थे ना, ये कलेक्टेड करते थे ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट रिक्वायर करती थी, यानी कि जो किंगडम जो तुगलक ने जो डिफाइन किया था वो वहाँ से उनका काम सिर्फ कलेक्ट करके और आगे पास करने का होता था, यानी तुगलक तक पहुँचाने का काम होता था। इसमें वो किसकी हेल्प लेता था मोहम्मद तुगलक? उसमें मोहम्मद तुगलक जो है हेल्प लेता था जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और कह सकते हैं कि भी जो उस टाइम पे लैंड होल्डर थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, सामंत थे, या फिर जो ये गवर्नर्स थे, जनरल थे, इनसे ये काम लेता था कि आप टैक्स कलेक्ट करो और मेरे पास पहुंचाओ। ओके, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था यहाँ पे। अब यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेज और लैंड रेवेन्यू जो हम कह सकते हैं कि वो यूज़ किए जाते थे। कौन कौन से थे वो इसमें बताए गए हैं कि 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेज यूज़ किए जाते थे। फर्स्ट है ऑन द कल्टीवेशन कार्ड, यानी कि कल्टीवेशन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको जैसे खैराज बोला जाता है, ठीक है, तो उसको उस लैंग्वेज में खैराज बोला जाता था, वो खैराज यूज किया टैक्स लिया जाता था। इट वाज अप टू 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। तो ये क्या था कि जो पीजेंट्स अपने खेत में प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका 50% यानी कि जो फसल उगाए उसका आधा हिस्सा जो है डायरेक्टली जो है टैक्स के रूप में चला जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोला जाता था? इसको खैराज बोला जाता था। फिर सेकंड था कि टैक्स था कैटल के ऊपर, ऑन कैटल्स, यानी कि जो पशु पालन करते हैं वगैरह थे, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो चीज़। और थर्ड था ऑन हाउसेज, यानी कि जिन घरों में वो रहते थे उसके ऊपर